यस ओके, तो कल हमने स्टार्ट कर दिया था टेंसाइल टेस्टिंग का टॉपिक। तो हमने देखा था कि टेंसाइल टेस्टिंग हम करते क्यों हैं और एक्चुअली क्या करते हैं एग्जैक्टली। सिर्फ एक मटेरियल को खींचते हैं, टेंसाइल का मतलब ही होता है खींचना, और एक पर्टिकुलर शेप में बना के खींचते हैं, और कौन सी मशीन यूज़ होती है। और एक हमने एनिमेशन भी देखी थी जिसमें प्रॉपर टेंसाइल टेस्टिंग को करते हुए दिखाया गया था। और टेंसाइल टेस्टिंग के बाद हमें जो चीज़ें मिलती हैं जैसे लोड और डिफ्लेक्शन, उसको हमने ग्राफ बनाया था और उसकी मदद से हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बना लिया था। तो कल हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला डायग्राम हमने देख लिया था कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं। पहले टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद ओके, और उसके बाद लोड और डिफ्लेक्शन का जो डायग्राम हमें मिलता है हम उसे स्ट्रेस और स्ट्रेन बना लेते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, राइट। ये जो पॉइंट ए है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, पॉइंट बी अपर ईल्ड पॉइंट, सी लोअर ईल्ड पॉइंट, डी अब अल्टीमेट पॉइंट और ई फ्रैक्चर पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट हैं इनको डिटेल में स्टडी करेंगे आज, और इनके पीछे का रीज़न जानेंगे कि क्या मैथमेटिक्स है इनके पीछे की, और क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है कुछ फिनोमिनन्स की। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन होता है, ये हम कल देख चुके हैं। और स्टार्ट करते हैं। और ये भी चीज़ हम कल देख चुके हैं कि भाई टेंसाइल टेस्टिंग के दौरान जो हमें कर्व मिलता है उसमें हमारे स्पेसिमेन के साथ क्या हो रहा होता है। स्पेसिमेन की लेंथ धीरे धीरे बढ़ रही होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब मटेरियल हमारा टूट जाता है। ये हमने एनिमेशन में भी देखा था कल, प्रॉपर वीडियो में दिखाया गया था कि शुरुआत में तो मटेरियल खींचते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब मटेरियल टूट जाता है। तो हमें कुछ इस टाइप का कर्व मिलता है जिसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पॉइंट। तो जितने भी पॉइंट है हमारे पास उनको उनके पीछे की एक्सप्लेनेशन करेंगे, अगर हो सका तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और ऑफसेट मेथड क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम देख चुके हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। तो आप लोगों को याद होगा आप लोगों को कल की क्लास से याद होगा कि हमने जब स्ट्रेस कैलकुलेट की थी तो हमने लोड डिवाइड बाय एरिया कर दिया था, है ना। हम कितना लोड लगाया है और कितना एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस आ जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होती है। और स्ट्रेन कैसे निकाली थी, स्ट्रेन हमने कैसे निकाली थी, जो भी उसकी डिफ्लेक्शन आई थी या फिर इलोंगेशन आई थी जो हमें एक्सटेंशियोमीटर ने दी थी उसको हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, नल, कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस होती है स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे जो हमने एरिया यूज़ किया था और जो है हमने लेंथ यूज़ की थी, ये हमने कौन सा एरिया और कौन सी लेंथ यूज़ की थी उसको देखते हैं। तो हमारा स्पेसिमेन कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। कुछ इस तरीके से हमने हमारा स्पेसिमेन दिखता है, जहाँ पे मैंने कल एक गेज लेंथ का कंसेप्ट बताया था। मतलब जो भी एरिया कांस्टेंट एरिया वाला सेक्शन है उसकी जितनी भी लेंथ है उसको हम गेज लेंथ कहते हैं, एल। और उसका जो डायमीटर है, कांस्टेंट डायमीटर, उससे जो एरिया निकलेगा वो हमारा कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने स्ट्रेस कैलकुलेट की थी यहाँ पे, तो जो हमने एरिया रखा था वो हमने कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला एरिया रखा था, ए, जो कि टेस्ट स्टार्ट करने से पहले था। हुँ? ओके। और जब हमने लेंथ रखी थी कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेन, हमने एल ही ये वाली लेंथ ली थी, गेज लेंथ ली थी, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि टेस्टिंग के दौरान तो ये लेंथ बढ़ती रहती है ना। जब जैसे हम टेस्ट को शुरू करते हैं
मान लो स्टार्टिंग में लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, तो आप जैसे ही चेस्ट स्टार्ट कर दोगे ये 10.1 सेंटीमीटर हो जाएगी, उसके बाद 10.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी। तो ये जो स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर में लेंथ रख रहे हैं इसको भी चेंज होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम हमेशा ओरिजिनल लेंथ रखते हैं, इनिशियल लेंथ यहाँ पे हमेशा रखते हैं। हमेशा स्टार्टिंग पे जो लेंथ होती है गेज लेंथ हमेशा उसी को रखते हैं। और जो स्ट्रेन कैलकुलेट आती है, जो स्ट्रेन कैलकुलेट होती है, अब वो एक्चुअल स्ट्रेन तो नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेन तो तब मानी जाएगी जब हम एक्चुअल लेंथ रखेंगे उसकी, उस पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट की इलोंगेशन है उसी पॉइंट की अगर लेंथ रखेंगे तब वो हमारी एक्चुअल स्ट्रेन बनेगी। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा इनिशियल लेंथ ही रखते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, और ऐसी स्ट्रेन को हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सिमिलरली सेम आर्गुमेंट हम स्ट्रेस के लिए भी कह सकते हैं कि टेस्टिंग के दौरान तो डायमीटर कुछ है डी, मान लो 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है जब हमने स्टार्ट किया टेस्टिंग, लेकिन जैसे जैसे हम खींचेंगे क्या होगा, डायमीटर कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर कम हो जाएगा। तो मान लो थोड़ा सा खींचा, उसकी लेंथ तो बढ़ गई लेकिन उसका डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद थोड़ा और खींचा, उसका डायमीटर 1.6 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे ऐसे और कम होता चला जाएगा। तो स्ट्रेस भी हम इनिशियल वाला डायमीटर लेके निकाल लेते हैं। तो ऐसी स्ट्रेस को हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस बाबा बोलते बाबा हैं। कम हो जाएगा सर डाया यस टेंसाइल स्ट्रेस। यस, अगर डायमीटर कम हो जाएगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी, है ना? तो चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम हमेशा ओरिजिनल डायमीटर, मतलब जो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले डायमीटर था वही रखते हैं यहाँ पे। तो जो स्ट्रेस कैलकुलेट होती है उसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो डायग्राम हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का बनता है, अगर हमने कांस्टेंट मतलब इनिशियल एरिया और इनिशियल लेंथ को लेके निकाला है तो हमारे पास कौन सी स्ट्रेस स्ट्रेन आई है? हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम आया है। तो इसलिए हम इस डायग्राम को इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोल देते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो इस डायग्राम का एक प्रॉपर नाम होता है जिसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अब आपको समझ में आ चुका है कि इस इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, कि भाई एरिया हमेशा इनिशियल वाला लेना है, जो इनिशियल डायमीटर था उससे एरिया निकाल लेना है, और जो इनिशियल गेज लेंथ थी वही वाली लेंथ लेनी है। तो उससे इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन आ जाती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद हम आगे भी पढ़ने वाले हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक लेवल हायर जाते हैं कि भाई लेंथ तो बढ़ रही है और डायमीटर भी कम हो रहा है, तो हमें एक्चुअल लेंथ लेनी चाहिए और एक्चुअली डायमीटर भी लेना चाहिए डिवाइड करते टाइम। अगर आप एक्चुअल ले लोगे तो जो आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन आएगी वो आपका ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में दो कर्व हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एक रेड और एक ब्लू। जो ब्लू है वो तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं, ब्लू वाला। लेकिन जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, थोड़ा इसके ऊपर होता है। और इसके ऊपर क्यों होता है इसका रीजन हम आराम से बता सकते हैं। हमें पता है कि जो स्ट्रेस होती है वो होता है लोड अपॉन एरिया। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा इंजीनियरिंग कैसे निकाल रहे हैं? लोड तो ले रहे हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब जिस पॉइंट का लोड था वही लोड ले रहे हैं, लेकिन एरिया हमेशा इनिशियल वाला एरिया ले रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है सिग्मा ट्रू, तो लोड तो इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है वही वाला लोड लेना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक्चुअल एरिया लेना पड़ेगा। और एक्चुअल एरिया हमेशा इनिशियल एरिया से छोटा होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं, खींच रहे हैं मटेरियल को, तो हमेशा एरिया जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो हमारा स्पेसिमेन था इसका डायमीटर जो पहले डी था, कैपिटल डी, खींचने के बाद इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर एरिया कम होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगी कि घटेगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हमें ट्रू स्ट्रेस ज्यादा मिलेगी। इसलिए हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का जो गर्व ग्राफ होता है वो इसके ब्लू कर्व के ऊपर होता है। ये वाला आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की लोकेशन कहाँ पे होती है, तो ऊपर होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के। अभी क्लियर हो सभी को?
कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसको कोई डाउट रहेगा छोटा सा भी यहाँ पे? हेलो सर। हाँ बोलिए किरण। सर एक्चुअली एरिया कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और लोड पे क्या इफेक्ट होता है, वो कांस्टेंट होता है क्या? हाँ लोड जो है वो हमारा जो है लोड भी एक्चुअली कम हो जाता है बट अल्टीमेट पॉइंट के बाद, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम एक्चुअली अल्टीमेट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि उतना लोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती तो मशीन उतना लोड प्रोड्यूस नहीं करती। लोड भी रिड्यूस करता है बट मेन एरिया ज़्यादा रिड्यूस करता है, इसलिए हमारे अल्टीमेटली ट्रू स्ट्रेस बढ़ती ही है, ठीक है? चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और कोई क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलिए। सर क्या ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है क्या, ये कोई फार्मूला? ओके यस, वो फॉर्मूला हम डिराइव आराम से कर सकते हैं। देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए हमें पता है कि सिग्मा इंजीनियरिंग जो है लोड अपॉन एरिया है, और ये एरिया जो है इनिशियल वाला एरिया है, बिल्कुल सही है। और सिग्मा ट्रू जो है वो है लोड अपॉन एरिया एक्चुअल वाला। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? सिग्मा ट्रू डिवाइड बाय सिग्मा इंजीनियरिंग कितना आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, एरिया इनिशियल ऊपर चला जाएगा और एरिया एक्चुअल नीचे आ जाएगा। राइट ओके। अब इस एरिया को हम लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हम आराम से कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा मटेरियल की, ठीक है? तो उसकी शुरुआत में जितनी वॉल्यूम थी A1 L1 वही उसकी बाद में वो रही होगी A2 L2। यस सर। तो इसलिए यहाँ पे A1 by A2 निकाल सकते हो आप, क्या आ जाएगा? L2 by L1। और ये A1 क्या है? इनिशियल एरिया, और A2 हमारा एक्चुअल एरिया है, तो ये एक्चुअली A1 by A2 ही था, तो इसको हम L2 by L1 लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब L2 क्या है? फाइनल लेंथ, और L1 क्या है? इनिशियल लेंथ, है ना? ये फाइनल लेंथ और ये है इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब फाइनल लेंथ क्या होता है? इनिशियल लेंथ प्लस उसमें थोड़ा चेंज, जितना चेंज आया है ना। फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ प्लस डिफॉर्मेशन या चेंज इन लेंथ, मतलब इनिशियल लेंथ में जितना चेंज इन लेंथ आया दोनों को प्लस कर देंगे तो फाइनल लेंथ आ जाएगा, है ना? तो वही लिख लिया अपॉन में इनिशियल लेंथ है। अब इसको अलग अलग कर लो तो क्या हो जाएगा? सिग्मा ट्रू डिवाइडेड बाय सिग्मा इंजीनियरिंग इज इक्वल टू 1 प्लस चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, है ना? और डेल्टा एल अपॉन एल को हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग ब्रैकेट 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग। यस सर। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं डायरेक्टली, ये आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको ये एक बात याद रखनी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट से आपको निकालना है, एरिया को लेंथ में आपको वॉल्यूम कांस्टेंट से कन्वर्ट करना है। क्लियर है सभी को? यस सर। हेलो यस सर, एक डाउट था कि इसमें मतलब किस पॉइंट के बाद दोनों कर्व का बिहेवियर चेंज होता है, ट्रू और इंजीनियरिंग वाले का? यस बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में तो दिख रहा है कि शुरुआत से ही चेंज हो रहा है, और वैसे होता है शुरुआत से ही होता है वैसे, लेकिन हमें चेंज दिखना कब शुरू होता है? नहीं मतलब सर एक्चुअल में ये मतलब जैसे पर्टिकुलर फॉलो कर रहा है सेम, जैसे कर्व दो होते दोनों का, बस ये ऊपर नीचे हो गया है वो बिलो का, लेकिन जैसे अल्टीमेट स्टेट पॉइंट देखेंगे तो उसका ये कर्व ऊपर चला गया है, लेकिन जो इंजीनियरिंग है वो नीचे आ जाता है, तो इस वो वाला कर्व मतलब। ये चीज मैं अभी ये वाला पार्ट मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है? क्योंकि ये नेकिंग की वजह से होता है, ठीक है? क्योंकि इस पॉइंट में नेकिंग होनी शुरू हो जाती है, वो हमारा मतलब में आएगा। जो मतलब अल्टीमेट पॉइंट के बाद दोनों कर्व का बिहेवियर एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है।
हाँ, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन हमेशा ट्रू स्ट्रेन हमेशा इसके ऊपर ही रहता है ओवरऑल। सर वो तो मटेरियल डिपेंड करेगा ना। लेकिन हमेशा ऊपर ही रहेगा। नहीं सर, वो तो बिहेवियर शो करेगा ना, मतलब बिहेवियर दोनों का सेम, कर तो दोनों सेम है, ऊपर हो गया नीचे हो गया, लेकिन जो चेंज हो गया बिहेवियर कि एबव जा रहा है बिलो नीचे जा रहा है, मतलब वो कहने का मतलब मेरा। ये भी ऐसा ही जाएगा जो हमेशा हर एक मटेरियल के लिए, बट वैल्यू से डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर। बट ये भी हमेशा देखने को मिलेगा, अगर नेकिंग है तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर ही। ये ठीक है डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ओके सर हाँ बोलिए। सर टेंसाइल लोडिंग कंडीशन जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं, उसमें सर ट्रू स्ट्रेस बड़ा होगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस बड़ा होगा? अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, या फॉर्मूले को भी छोड़िए, आप ग्राफ को देख के बताइए कि फॉर द सेम स्ट्रेन सेम एक्स के लिए कौन सा बड़ा है, रेड वाला कर्व बड़ा है कि वाई वाले की वैल्यू ब्लू वाले की रेड वाला ट्रू स्ट्रेस बड़ा है ना, रेड वाला ज्यादा है। तो हमेशा ट्रू स्ट्रेस बड़ा होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। अगर आपको ग्राफ नहीं देखना है तो आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो जो अभी हमने ड्राइव किया है, सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन, सिग्मा इंजीनियरिंग ब्रैकेट में 1 प्लस एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है 1 से ज्यादा ही होगा, तो ये क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी सिग्मा ई से, है ना, क्योंकि सिग्मा ट्रू क्या है, कुछ मल्टीप्लाई है सिग्मा ई के साथ। अगर मैथमेटिकली देखोगे तो सिग्मा ट्रू ज्यादा ही आएगा सिग्मा ई से। सर ये तो टेंसाइल लोडिंग कंडीशन के लिए हम लोग देखे हैं, ये Yes. जो ग्राफ बनाया अभी। Yes. सर कंप्रेसिव लोडिंग कंडीशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी हम टेंसाइल टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, राइट? तो अभी हम ठीक है सारी चीजें टेंसाइल टेस्टिंग के लिए करेंगे। ओके सर। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? सर एक चीज क्लियर नहीं लग रहा सर। बोलिए, क्या नहीं लग रही? वो सर ट्रू स्ट्रेस का जो सर ऊपर ग्राफ मूव कर रहा है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का जो नीचे मूव कर रहा है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में तो सर लोड और एरिया दोनों धीरे धीरे कम हो रहा है नेकिंग होने के समय, बट सर ट्रू स्ट्रेस में कैसे वो ऊपर चला जा रहा है? ओके, देखिए ये चीज जो है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जब हम नेकिंग को पढ़ेंगे तब हम ये चीज डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, डोंट वरी। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज और है, वो दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने ट्रू स्ट्रेस की बात कर ली, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करी, लेकिन ट्रू स्ट्रेन की बात नहीं करी। ट्रू स्ट्रेन भी एक चीज होती है। ट्रू स्ट्रेन क्या होगा? देखिए हमारा स्पेसिमेन कुछ इस तरीके से है। ये हमारा स्टार्टिंग पे था, इनिशियल पोजीशन, जब हमने टेस्ट को स्टार्ट किया। इनिशियल टेस्ट थोड़ा हमने कर दिया, उसके बाद क्या होगा, इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी। डायग्राम मेरा थोड़ा नॉट टू स्केल ही है, इसके लिए थोड़ा आप बियर करिएगा, लेकिन थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे लेंथ इसकी L थी, यहाँ पे इसकी लेंथ L1 हो गई। इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये मान लो ये मेरा टाइम 0.0 सेकंड पे था, जो स्टार्टिंग पे था, और उसके बाद 0.01 सेकंड पे ये है, और 0.02 सेकंड पे मेरे स्पेसिमेन की हालत ये है। तो अगर मुझे इस टाइम इंटरवल पे स्ट्रेन निकालनी है, ट्रू स्ट्रेन, तो मैं कैसे निकालूंगा? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, डेल्टा एल अपॉन लेंथ, क्या आ जाएगा? L1 माइनस एल अपॉन एल, है ना? बिल्कुल सही। और अगर हमें 0.01 से लेके 0.02 में निकालनी है स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन, तो उसमें कैसे निकालेंगे? डेल्टा एल अपॉन एल, उसमें क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ? L2 माइनस L1 हो जाएगा, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चेंज है यहाँ पे L1 है नीचे, जो ओरिजिनल लेंथ है ये चेंज होती जा रही है, मतलब जो इनिशियल लेंथ है वो चेंज होती जा रही है। पहले L थी, उसके बाद L1 हो गई, उसके बाद आगे करेंगे तो L2 L3 ऐसे चलता चला जाएगा। तो ट्रू स्ट्रेन भी आसान नहीं है कैलकुलेट करना, जैसे ट्रू स्ट्रेस करना था। ट्रू स्ट्रेस में भी हमें एक्चुअल एरिया रखना पड़ा था, यहाँ पे भी हमें एक्चुअल लेंथ रखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा एलिमेंट मान के इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे कोई एक इंस्टेंट मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं, ये वाला इंस्टेंट ले लिया। इस इंस्टेंट पे चेंज इन लेंथ जो है वो मान लेते हैं कि DL आया,
चेंज इन लेंथ जो मटेरियल में है वो dl आया इस पॉइंट पे, छोटी सी स्ट्रिप के लिए मान लेते हैं। और यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल जीरो पोजीशन पे नहीं हूँ मैं, इस पॉइंट पे हूँ, इसको ए मान लो। यहाँ पे इसकी लेंथ स्मॉल एल थी, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ इसमें dl आया, ओरिजिनल लेंथ इसकी एल थी। तो सिर्फ इस पॉइंट के लिए, सिर्फ इस रीजन में यहाँ पे कितना स्ट्रेन आया होगा, चेंज इन स्ट्रेन, छोटा सा जो स्ट्रेन आया होगा स्मॉल एलिमेंट के लिए एप्सिलॉन ए, वो कितना होगा dl अपॉन एल, ठीक है। तो ये है स्मॉल एलिमेंट के लिए, लेकिन अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरे के पूरे कर्व के लिए स्ट्रेन मिल जाएगा जो कि ट्रू स्ट्रेन होगा। चलिए फिर इसे इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, क्या हो जाएगा, जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करेंगे कि जीरो से लेके नहीं करेंगे, ये नहीं होगा क्योंकि इनिशियल लेंथ जीरो थोड़ी थी, इनिशियल लेंथ तो स्टार्टिंग हमने एल से की थी, है ना, क्योंकि जो हमारा स्पेसिमेन था उसकी स्टार्टिंग लेंथ कितनी थी, स्टार्टिंग लेंथ उसकी गेज लेंथ थी एल, और उसकी फाइनल लेंथ हम मान लेते हैं एल एफ, उसकी फाइनल लेंथ एल एफ थी। जब मटेरियल टूट जाएगा लास्ट में तो उसकी फाइनल लेंथ हमने एल एफ मान ली। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट होंगी वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगी, कैपिटल एल से लेके एल एफ तक जाएंगी फाइनल लेंथ तक। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, बताइए क्या आएगा राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, डीएल अपॉन एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ln by l, लॉग एल, है ना, नेचुरल लॉग। तो इसको एल एन लिख देते हैं, एल एन एल, और लिमिट इसकी जाएगी एल से लेके एल एफ तक। और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमें ट्रू स्ट्रेन मिल जाएगी, बिल्कुल। तो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन, क्या हो जाएगा lf माइनस l l एल। एल। तो जब माइनस में होता है तो डिवाइड हो जाता है ना, यस सर, एल एन एल बाई एल एन। सिग्मा ट्रू, सॉरी एप्सिलॉन ट्रू, तो एप्सिलॉन ट्रू इज इक्वल टू लॉग फाइनल लेंथ क्या होती है, इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, है ना, फाइनल कैसे आता है, टोटल चेंज इन लेंथ, तो एल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेलो, हाँ बोलिए मुकेश, आपकी आवाज नहीं आ रही मुकेश। हाँ सर, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ मुकेश आपकी आवाज आ रही ये है, बोल रहा हूँ बारिश हो रही है तो थोड़ा नेटवर्क थोड़ा कट कट के आ रहा, आवाज ठीक है मुकेश। नहीं आ रहा, तो थोड़ा ग्रुप में कर। हाँ मुकेश आपकी आवाज, आपका डाउट मैंने सुन लिया, आपका बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है, डोंट वरी, ऐसा हो जाता है कभी कभार, मानसून चल रहा है तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हम आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, डोंट वरी। या समझ पा रहा हूँ मैं, आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही होगी नेटवर्क की, बट देखिए कोशिश करिए, अगर हो जाए क्लास, अगर नहीं भी हो पाती है तो इसकी रिकॉर्डिंग हम क्लास की ज़रूर ग्रुप में डालेंगे, वो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन ट्रू आ गया, लॉग ऑफ एल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन ट्रू इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल अपॉन एल को क्या बोलते हैं, epsilon e, स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। तो यस सर, इंजीनियरिंग ट्रू इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग। तो हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन में भी रिलेशन आ गया। सिग्मा ट्रू क्या था स्ट्रेस में, डायरेक्टली सिग्मा इंजीनियरिंग ब्रैकेट में 1 प्लस एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन ई था, ये था हमारा स्ट्रेस का रिलेशन, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का, और ये सॉरी ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का रिलेशन था, और ये ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन का रिलेशन था। तो ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, और डेरिवेशन करना भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको डेराइव भी करोगे तो। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि यहाँ पे तो हमने बहुत आसानी से कह दिया था कि सिग्मा ट्रू जो होता है वो सिग्मा इंजीनियरिंग से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा बड़ा कुछ मल्टीप्लाई होता है तो ज़्यादा हो जाता है।
तो सिग्मा ट्रू इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा ई। स्ट्रेस के मामले में तो कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेन के मामले में क्या कहेंगे? एप्सिलॉन जो ट्रू स्ट्रेन है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेन से ज्यादा होगी कि कम होगी? चलिए, एनी गेसेस? सोचिए और सोच के जवाब दीजिए। अपना हैंड रेज कीजिएगा जिसको भी जवाब देना है। हाँ रमन, बोलिए। ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। इसका रीजन भी आप बताएंगे या फिर आपने बस गैस किया? नहीं सर, यहाँ 1 है फिर प्लस है ना। लेकिन लॉग भी तो है, यहाँ पे लॉग भी है ना? चलिए आप सोचिए इसके बारे में। और और दोनों हो सकता है, ज्यादा भी कम भी, क्योंकि लॉग की वैल्यू है तो लॉग भी 1 से कम भी सकता है, ज्यादा भी हो सकती है दोनों। ओके, चलिए गौरव आपका भी सुन लिया, थोड़ा और सोचिए। वैसे आंसर इसका एक ही है, ज्यादा कम नहीं है। हेलो सर। कम होगा। चलिए अनुज आप बताइए। सर हमें तो लगता है जो ज्यादा नहीं, मतलब इक्वल होगा। इक्वल होगा? इक्वल तो नहीं होगा यार, इक्वल होता तो बराबर ही आते ना, लॉग क्यों आता? 1 प्लस भी नहीं आता। मतलब जैसे सर मैं ये बोल रहा हूँ, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल तो होता है ना स्ट्रेन। हाँ, तो जब ट्रू स्ट्रेस ज्यादा है तो ट्रू स्ट्रेन भी तो ज्यादा होना चाहिए सर। ट्रू स्ट्रेस ज्यादा है तो ट्रू स्ट्रेन भी ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए आप भी सोचिए। और कोई जो जवाब देना चाहे हैंड रेस कीजिए पहले, उसके बाद मैं आपका नाम लूंगा, आप फिर बता सकते हैं। चलिए रौनक आप बताइए। सर ट्रू स्ट्रेस से थोड़ा कम होगा, क्योंकि सर यहाँ पर ट्रू स्ट्रेस में लेंथ मेरा बार बार चेंज हो रहा है, तो DL/L जो मेरा ओरिजिनल लेंथ है वो तो हमेशा चेंज होता रहेगा ना। हाँ, और चेंज होता है। इसमें तो इंस्टेंटेंट हम ले रहे हैं, del L/L ले रहे हैं, तो ये तो फिक्स है। हाँ, आपका लॉजिक अच्छा है और आपका आंसर भी सही है एक्चुअली, यस सर। कि ये कम ही होगा। ट्रू ट्रू स्ट्रेन कम होती है लेकिन ट्रू स्ट्रेस ज्यादा होती है। ये याद रखना। तो इसको सबसे पहले मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली कैसे प्रूव होता है ये चीज। y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा जाता है? स्ट्रेट लाइन है ना? चलिए यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हमने एकदम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो अगर y इज इक्वल टू x बनाएंगे तो उसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कुछ इस टाइप से बनता है। ये सभी को पता होगा, ये सब ने अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। लेकिन y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स का ग्राफ क्या होता है? log 1 की वैल्यू होती है 0, है ना? मतलब x की वैल्यू 0 पे वो 0 ही होगा, राइट? हाँ, 0 के ऑलमोस्ट करीब होगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से होती है, देखिए। y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है? अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा ज्यादा है? y इज इक्वल टू एक्स ज्यादा है हमेशा, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स से, है ना? ठीक है। तो और हमारा हमारा रिलेशन क्या था? एप्सिलॉन ट्रू इज इक्वल टू log 1 प्लस एप्सिलॉन इंजीनियरिंग, हाँ राइट। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा y हो गया इस केस में, और ये हमारा x हो गया। तो ये जो रेड वाला प्लॉट है वो मैंने इसके लिए बनाया है। तो
इसका मतलब मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एप्सिलॉन टी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन ई लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बस इक्वेशन को रिलेट कर रहा हूँ, 1 + x, ये हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया। सभी को आवाज तो क्लियर आ रही है, कट तो नहीं रही आवाज? नो सर। ओके, चलिए। हाँ सर। तो यहाँ हमें पता चल गया कि x जो है वो हमारा एप्सिलॉन ई है, y जो है एप्सिलॉन टी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनको लिख ही लेते हैं प्रॉपर इक्वेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई इंटू, सॉरी, या काम करते हैं, चलिए लिखते हैं यहाँ पे log 1 + एप्सिलॉन ई, और y इज इक्वल टू एक्स के लिए क्या लिखूंगा, ये तो बस y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, तो मैं इसको बस एप्सिलॉन ई लिख देता हूँ, क्योंकि चाहे मैं इसको एप्सिलॉन टी लिखूँ चाहे ई लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स तो वही चीज़ है ना। तो किसी भी x पे, अब देखो, अब किसी भी x पे किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू ज़्यादा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, एप्सिलॉन ई की वैल्यू ज़्यादा है खुद की, है ना। तो मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेन ही ज़्यादा होती है, अगर प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को। हाँ रमन, पूछ सर तो जो एलन का वैल्यू बढ़ता है, क्या? अगर एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एलन का वैल्यू घटता है। हाँ, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन घटता नहीं है, बढ़ता है वो सर भी, तो लेकिन सर उतने रेट से अगर नहीं बढ़ता जिस रेट से वो बढ़ता है। सर मैथमेटिकली देखेंगे तो अब यहाँ से समझेंगे कि एलन 1 + ई घटेगा वैल्यू। हाँ, घटा नहीं है, घटा है नहीं है, बट उतने रेट से नहीं बढ़ा जितने रेट से वो ऊपर वाला बढ़ गया। दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे समझिए आप। ठीक है, मतलब घटता नहीं है इसका मतलब। घटता नहीं है, बढ़ता ही है। ये भी बढ़ रहा है एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना वो खुद बढ़ रहा है। बढ़ना चाहिए था। हाँ, ठीक। हाँ जी रौनक, आप पूछिए। सर y इक्वल टू mx का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो पता है सर। हाँ, लेकिन सर ये log n 1 + x का जो ग्राफ सर दिए है ओरिजिन से ही पास कर रहा है पर स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है सर, ऐसा क्यों? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इस लॉग की वजह से, भले ही ओरिजिन से पास हो, लेकिन ये लॉग है ना, लॉग का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता है। आपने लॉग के ग्राफ देखे हैं, log x y इज इक्वल टू log x कैसे बनता है, कुछ इस टाइप से जाता है ना। एक्सपोनेंशियल होता है सर। एक्सपोनेंशियल वाला ये वाला होता है, ठीक है, ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल होता है, नीचे वाला log x। चेंज करें। हाँ, अच्छा ये लॉग की वजह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में प्ले करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट आज क्लास मैथमेटिक्स की नहीं है, ठीक है सर। फॉर्म किया तो थोड़ा सा हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा था कि क्यों ट्रू स्ट्रेन कम होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेन से। ये मैथमेटिकली प्रूफ इस तरीके से हो सकता है। वैसे और भी रास्ते हैं मैथमेटिकली इसको प्रूफ करने के। लेकिन सर अगर इनिशियल पॉइंट अगर देखे ओरिजिन पे, तो जो एल की वैल्यू है एल 1 + एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे अगर कुछ एक से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो वैल्यू तो हमेशा जीरो से थोड़ी बहुत ज्यादा आएगी ना वैल्यू, तो जो ट्रू स्ट्रेन होगी वो तो उससे ज्यादा हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं होगी। नहीं सर, अगर ओरिजिन पे अगर कर्व का आपने जैसे बनाया ड्रॉ किया, तो अगर उसमें देखेंगे तो एल 1 पे 0 हो गया, लेकिन 1 पे कुछ जोड़ रहे हैं तो 1 0 से तो कुछ वैल्यू बड़ी होगी ना इसमें। लेकिन वो खुद भी तो बड़ा है। देखिए, चलिए एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए आई डोंट नो आप लोगों के पास कैलकुलेटर है कि नहीं। एक काम कीजिए, यहाँ पे ले लीजिए x की वैल्यू 1, एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे x बना लिया, यहाँ पे y बना लिया। x की वैल्यू एक बार 1 ले लीजिए, एक बार 2 3 4 ले लीजिए। अब आप y की वैल्यू निकालिए, log 1 + x की वैल्यू निकालिए। मतलब पहले आपको निकालना है ln 1 + 1, मतलब ln 2 निकालना है। उसके बाद आपको ln
3 निकाल 3 फिर ln 4 फिर ln 5 निकालना। चलिए इनकी इसकी इन सब की वैल्यू बताइए। आई डोंट नो आपके पास कैलकुलेटर है कि नहीं, है कि नहीं? सर बता सकते हैं कोई? हेलो हाँ बताइए। सर मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ बोल ln2 रहे थे की ना, तो वैल्यू ये क्या तो होती है? लोड पे डिपेंड। अच्छा ठीक है। हाँ ln2 की वैल्यू क्या होती है? 0.30 के आसपास होती है, 3010 आई आई थिंक, एग्जैक्टली याद नहीं है बट इसी के आसपास होती है। और ln3 की वैल्यू शायद 0.4771, मुझे एक्चुअली याद नहीं है वैल्यू, मैं अपनी गेस से लिख रहा हूँ, बट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आएंगी। और इसकी वैल्यू भी ln4 की वैल्यू भी 0.6 के आसपास आएगी। 0.6020। हाँ और ln5 भी कुछ आ जाएगा, मान लो 0.7 कुछ आ गया, ठीक है। अब आप यह देखिए 0.69। हाँ जो भी है, ये जो 0.3010 है ln2, ये छोटा है 1 से छोटा है, और ये वाली वैल्यू छोटी है 2 से, ये वाली वैल्यू छोटी है 3 से, ये वाली वैल्यू छोटी है 4 से। ये हमारी क्या है? ट्रू स्ट्रेन है। ये वाली ये 1 2 3 4 क्या थे? ये हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेन थी। तो कौन सा ज्यादा है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन ज्यादा है ना? यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। अब देखिए बढ़ ये भी रहा है, ट्रू स्ट्रेन भी बढ़ ही रहा है जैसे जैसे हम एक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा जितना हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेन बढ़ जा रही है 1 2 3 4, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। अभी सभी को क्लियर हुआ? यस सर, यही रीजन है कि सर वो वाला स्लोप थोड़ा स्लो जाएगा उसके तुलना में। बिल्कुल ठीक है सर। थोड़ा सा कम जाएगा, बिल्कुल। हाँ रमन अपना डाउट पूछिए। सर इसका मतलब सर लोड का कोई रोल नहीं है? लोड का स्ट्रेन में तो कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है स्ट्रेन में? हाँ स्ट्रेन में तो कोई रोल नहीं है। ओके सर। चलिए ओके सर। ओके नाइस, अच्छा डिस्कशन था। अब हमें ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको छोटा सा भी डाउट हो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन निकालने में? गुड, चलिए ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सर एक क्वेश्चन। ओके चलिए पूछिए रौनक। सर अभी आप बोले सर लोड का सर कोई रिलेशन नहीं है, फॉर्मूला से तो पता चल ही रहा है, पर हाँ। सर विदाउट लोड हम लोग डिफॉर्मेशन कैसे ला सकते हैं? स्ट्रेन को पता करने के लिए तो लोड इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए हम कह तो देते हैं कि लोड का कोई रिलेशन नहीं है, बट अल्टीमेटली लोड हमें चाहिए स्ट्रेन, क्योंकि जब भी हम आप इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालोगे वहाँ पे तो लोड आपको चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेन के लिए कैसे निकालते हैं? स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, और स्ट्रेस में हमेशा लोड में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है ना? लोड डिवाइड बाय एरिया इनटू ई। तो स्ट्रेन निकालते समय लोड की जरूरत तो होती ही है, ठीक है। तो कम है ज्यादा है डिपेंड नहीं वो करता, डिपेंड नहीं करता है सर, वो डिपेंड नहीं करता डिपेंड लोड नहीं पे। करता कि जब हम ट्रू और इंजीनियरिंग में कंपेयर करें। यस हाँ, क्योंकि लोड तो सेम ही रहता है ना, लोड चेंज थोड़ी करता है, चाहे आप ट्रू की बात करो चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करो, लोड तो सेम ही रहता है ना? लोड की वैल्यू में हम कुछ भी वो नहीं करते, लोड जो हम एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं उसी को लेते हैं। ऐसा ऐसा हम कभी नहीं कहते कि भाई इंजीनियरिंग लोड है ट्रू लोड है, ऐसा कुछ नहीं कहते, हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन में ही बोलते हैं। चलिए और कोई डाउट? अच्छा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमें डिस्कस करना था, ये 5 पॉइंट। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं, और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कई बार। चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे इनको वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, स्टडी करते हैं इसको। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को देखिए, तो जो यहाँ पे ए पॉइंट है इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और इसको प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 से लेके ए के बीच में हुक्स लॉ हमारा वैलिड होता है, और हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक इंजीनियरिंग कांस्टेंट मिलता है जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ जाता है, और ये फॉर्मूला हमारा y = mx वाला ग्राफ है, और y = mx वाला ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि y जो है वो x के प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए पूरे के पूरे 0 से लेके a में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और a पॉइंट पे वो खत्म हो जाता है प्रोपोर्शनैलिटी, इसलिए a पॉइंट के बाद वो लीनियर तो नहीं रहता और प्रोपोर्शनल, लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं रहता। तो इसलिए a पॉइंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोल देते हैं। सो a पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच the stress is no longer be proportional, linearly proportional to the strain, ठीक है। तो इसलिए हम a पॉइंट को प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं। तो इसके पीछे की मैथमेटिक्स समझ में आ चुकी होगी आप सबको कि y = ms का ग्राफ बनता है और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो y = सिग्मा हो गया, x = स्ट्रेन हो गया, तो m क्या हो गया, m हो गया e के बराबर, राइट। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो m अगर e के बराबर हो गया तो m होता क्या है, m होता है स्लोप। तो यहाँ से एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर वो हमें क्या देता है, उसकी वैल्यू हमें क्या देती है। तो इसका जो स्लोप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देता है, और अगर टेंसाइल टेस्टिंग है तो हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डायरेक्टली आपके पेपर का क्वेश्चन बन गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल गिव अस व्हाट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिंपल। तो अब हमें पता है कि, क्योंकि देखिए ये हमारा ग्राफ कैसे बना है, डेटा पॉइंट से मिलके बना है। हमें पॉइंट्स पता थे, बहुत सारे पॉइंट्स पता थे, हमने सबको मिला दिया और एक कर्व बना दिया। तो अगर प्रैक्टिकली सोचो तो पहले हमने टेस्टिंग करी, उसके बाद लोड डिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाया, उसके बाद उसको स्ट्रेस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जब हमें पॉइंट्स पता चल ही चुके हैं तो ए पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, और हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे x2 y2, और हमें ओरिजिन तो पता ही है, वो 0 0, राइट। तो अगर हमें इसका स्लोप निकालना है अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, m की वैल्यू y2 - y1 upon x2 - x1, y1 राइट। yes x2 y1 minus x2 x1 0 है तो y2 upon x2 हो गया। तो आपको y2 भी पता है, x2 भी पता है, आराम से आप इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली। आप अब आपको समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से हम कोई भी मटेरियल ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, स्टील ले लो, आयरन ले लो, टेंसाइल टेस्टिंग करेंगे, डेटा उठाएंगे, और उसके बाद आराम से उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक मेथड। ये तो मैंने बहुत ही आसान बता दिया, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते। प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि भाई सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट को लेते हैं, वो एक्चुअली में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो पॉइंट्स की फॉर्म में है, x और y के पॉइंट्स हैं हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास पॉइंट होते हैं, यहाँ मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ सारी। तो इस तरीके का ग्राफ है हमारे पास। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली एक लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और फिर इस टेंजेंट का स्लोप लिया जाता है। हाँ रौनक पूछिए। सर स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम में सर जितना ज्यादा मेरा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू रहेगा सर, मेरा स्लोप जो प्रोपोर्शनल लिमिट है उतना ज्यादा शिफ्ट होगा सर वाई एक्सिस की तरफ। बिल्कुल सही जवाब। आप जितना ज्यादा आपके ई की वैल्यू उतना ज्यादा इसका एंगल होगा। सर क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू भी है क्या? मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है आपका यंग्स मॉडुलस कितना जा रहा है। ई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ठीक है, वो ऐसा कोई मैक्सिमम वैल्यू उसका इनफाइनाइट काइंड ऑफ हो सकता, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसी कोई मैक्सिमम वैल्यू पे लिमिट नहीं करता वो, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। अगर परफेक्टली रिजिड मटेरियल है तो उसका तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो गया, है ना। जितना अच्छा होगा ये उतना कम डिफ्लेक्शन होगा ना। डिपेंड करता है कि देखिए बहुत ज्यादा अगर आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो इसका मतलब आपका ग्राफ कैसा है, बहुत ऐसा स्टीप है, मतलब बहुत ज्यादा लोड लगाने पे बहुत कम ही डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी उसमें, है ना। मतलब हमें बहुत ज्यादा लोड लगा दिया लेकिन
और डिफ्लेक्शन हमें बहुत कम देखने को मिली इतनी सी जरा सी, ठीक है। तो रिजिड मटेरियल की कैटेगरी में आता चला जाता है, और जितना स्लोप कम होता चला जाता है वो प्लास्टिक मटेरियल की कैटेगरी में आता चला जाता है, कि मतलब बहुत कम लोड लगाने पर ही बहुत ज़्यादा हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिल जाएगी। तो स्लोप का ये मतलब होता है। ठीक है सर। सर जो ये इलास्टिक रीजन है ये अप टू ए तक रहेगा या ए से थोड़ा आगे रहेगा? एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ए के बाद भी रहता है, ए तक नहीं रहता, ए के थोड़ा और बाद में भी रहता है इलास्टिक रीजन। ए तो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है, और ए के बाद जहाँ तक हमारा इलास्टिक रीजन रहता है, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं था, उस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन को। ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, ये इलास्टिक रीजन होता है और ये प्लास्टिक रीजन होता है। तो जो लाइन प्लास्टिक रीजन और इलास्टिक रीजन को सेपरेट करती है, वो जो पॉइंट हमें मिलता है इस कर्व पे, उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट अलग अलग चीज़ें हैं। इलास्टिक लिमिट में कहने का मतलब ये है कि इलास्टिक रहेगा, मतलब उस पर लोड लगाया और जब छोड़ा तो वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का मतलब यही होता है कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो लीनियर रिलेशन फॉलो करेगी। तो इस पॉइंट को मान लो पी मान लेते हैं। चलिए, हमारा एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट ही है ये इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। तो 0 से लेके ए के बीच में तो ये लीनियर रहेगा, लेकिन ए से लेके पी के बीच में ये लीनियर नहीं रहेगा, नॉन लीनियर हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो उसका स्लोप वेरी करता चला जाता है हर एक पॉइंट पे। तो ये ए से लेके बीच में ये नॉन लीनियर है, मतलब कोई कर्व है, लेकिन इलास्टिक रहेगा अभी भी ए से लेके पी के बीच में। अब यहाँ मैंने दिखाने के लिए तो बहुत दूर दूर दिखा दिए ये पॉइंट, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पास होते हैं। तो इस तरीके से इलास्टिक लिमिट का कंसेप्ट है। क्लियर है? ओके, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट प्रोपोर्शनल है ना। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, आपका आंसर एकदम सही है, सभी का जवाब एकदम सही है। प्रोपोर्शनल लिमिट इसका आंसर है एग्जैक्टली। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे इलास्टिक लिमिट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इलास्टिक लिमिट कभी कभी ऑप्शन में इलास्टिक लिमिट भी दे रखा होता है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर विद इन इलास्टिक लिमिट ना होगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। देखिए सिंपल है डायरेक्शन आपकी। अगर देखिए ऑप्शन में इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट दोनों है, तो आप प्रोपोर्शनल लिमिट्स करके आइए, क्योंकि वही ज़्यादा सही आंसर है। अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आंसर में नहीं है तो आप इलास्टिक लिमिट आंसर कर सकते हैं। तो दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन सा है? प्रोपोर्शनल लिमिट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हुआ? ओके, कोई डाउट? चलिए, अगर नहीं है तो एक काम करते हैं, आज बहुत ज़्यादा हो गया टाइम, आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ईल पॉइंट, अपर ईल पॉइंट, लोअर ईल पॉइंट, अल्टीमेट और फ्रैक्चर। तो आज की क्लास में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है। अभी हमने पढ़ा है आज तो मेनली हमारा टाइम टू स्ट्रेस और स्ट्रेन में लगा है, तो कोई भी डाउट हो किसी को अभी रुक के पूछ सकते हैं। चलिए, अगर नहीं है तो फिर हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हाँ किरण। हेलो। हाँ सर, वो फोर्स का डाउट था, वो कांस्टेंट रहता है, वो कम होता है, बढ़ता है। फोर्स का डाउट है, तो चलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास फोर्स बाय एरिया होता है। हाँ, फोर्स के साथ क्या होता है हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जब हम एक्चुअली अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फिर वो। अभी हम इलास्टिक लिमिट तक ही पहुंचे, अभी हम एक बार अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंच जाने दीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा वो।
ओके ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट एवरीवन।